दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ नाटक आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और ये हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो नाटक की विधा है उसके अंतर्गत इस नाटक को रखा गया है। तो दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में नाटक के प्रमुख पात्र और उसकी कथा वस्तु। जो सबसे पहले जो नाटक है आधे अधूरे, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन हुआ है और इसके जो नाटककार है वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है। इसे आपको कैसे याद रखना है 1925, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ जब मैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास को पढ़ाई थी, तो आप उस वीडियो को जाकर वहां से देख ले। उस वीडियो को देखने से आपके मोहन राकेश का जो 1925 है उसे आप आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों मोहन राकेश का 4 नाटक है। एक जो है पहला आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों का राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे और चौथा है पैरों तले जमीन। जो पैरों तले जमीन जो उनका नाटक है वो अपूर्ण नाटक है जिसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसमें पात्र कौन कौन से हैं। और इस नाटक का सबसे बड़ा जो खासियत है कि इसमें 4 पुरुष जो है, एक ही पुरुष है जो 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है। एक ही आदमी इसमें 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है और यह नाटक का बहुत बार सफल मंचन हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पात्र है काले सूट वाला आदमी, जो कि 4 पुरुष की भूमिका में है, यानी कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4, चारों भूमिका में सिर्फ एक ही आदमी ने इस पात्र को निभाया है। और जो दूसरी पात्र है, जो प्रमुख पात्र है, नायिका जो है इसकी वो है सावित्री। और सावित्री की जो बड़ी लड़की है उसका नाम है बिन्नी और उसकी जो छोटी लड़की है उसका नाम है किन्नी। और सावित्री का एक लड़का है जिसका नाम है अशोक। जो इसमें जो 4 पुरुष पात्र है उसमें देखते हैं जो पहला जो पुरुष पात्र है वो महेंद्र नाथ, जो कि सावित्री का पति है। जो पुरुष 2 है जो कि सिंघानिया है, जो सावित्री का बॉस रहता था, यानी कि सावित्री जहाँ काम करती थी उसका बॉस सिंघानिया रहता है। और जो तीसरा पात्र है वो है जगमोहन, जो कि सावित्री का प्रेमी रहता है। और जो चौथा पात्र है जुनेजा, जो कि महेंद्र नाथ का दोस्त रहता है। और एक अन्य पात्र है, इस पात्र में इसे दिखाया नहीं गया है नाटक में कहीं भी, लेकिन उसका चर्चा है बस नाम में मनोज, जो कि बड़ी लड़की का पति था। बड़ी लड़की इस मनोज के साथ भाग गई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, सबसे पहले इसमें परिवार विघटन की समस्या को दिखाया गया है और दूसरा है कि स्त्री पुरुषों के संबंधों की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है और पुरुष का अधूरापन है और मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह का इस नाटक में चित्रण किया गया है। ऐसे भी दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी पुरुष या महिला अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। सब में कुछ न कुछ कमी होती है, सब में कुछ न कुछ गुण होते हैं, यानी कि गुण और दोष दोनों होता है, यानी कि सब क्या है आधे अधूरे है। इस नाटक में यही दिखाया गया है कि कोई भी अपने स्तर से पूर्ण नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ अधूरापन होता है, ये सब आधे अधूरे होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका कथा वस्तु क्या है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित किया गया है। इसमें जो स्त्री पुरुष के संबंधों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इसके बाद जो महेंद्र नाथ है जो सावित्री का पति है, उसको व्यापार में असफल हो जाता है जिसके कारण वो घर में बैठ जाता है। वो कहीं बाहर काम नहीं करने जाता था और घर के अपने छोटे मोटे काम को करते रहता था, जैसे घर में खाना बनाना हो या घर में दूध उबालना हो, चाय बनाना हो, वो सब काम महेंद्र नाथ का ही रहता है। जब भी इस नाटक की शुरुआत होती है, यानी कि जैसे ही पर्दा उठता है तो वहाँ को जो मंचन चित्रण किया गया है कि एक घर का चित्रण किया गया है डाइनिंग हॉल का, जहाँ पे किताब उधर फेंका रहता है, मतलब पूरा जो कमरा है वो पूरा अस्त व्यस्त दिखाई देता है, यानी कि कोई भी जो सामान है अपनी जगह पे वो नहीं रखा रहता है, पूरे घर को अस्त व्यस्त दिखाया जाता है। वो जो महेंद्र नाथ घर पे ही रहता था, वो घर के कामों को करता था और जो सावित्री रहती है वो नौकरी करती है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है तथा दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी कि दोनों जो पति पत्नी है वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। इन दोनों के रिश्तों में इतनी करवाहट आ गई हुई है कि दोनों एक दूसरे का मतलब जो कितनी बार इस नाटक में चर्चा किया गया है कि हम एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी
दोनों एक दूसरे के साथ एक परिवार के नीचे रहते हैं। और इस नाटक में कहानी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी कि एक ही परिवार है जिसमें महेंद्र नाथ है, इसकी दोनों बेटियां हैं और एक बेटा है। जो चारों पात्र हैं, पांचों पात्र, उसी के इर्द गिर्द यह पूरा नाटक घूमते रहता है। और जो सबसे बड़ी लड़की है उसका नाम बिन्नी है, जो कि शादीशुदा है। और वो एक जो लड़का है जिस मनोज के साथ उसने भाग कर शादी कर ली थी, लेकिन बाद में जब नाटक में यह दिखाया जाता है कि वो वापस आ जाती है। और उसका एक प्रमुख पंक्तियां हैं जो यूजीसी में पिछली बार प्रीवियस में पूछ दिया था, कि वो कहती है कि मैं भी जब अपने ससुराल जाती हूँ तो लगता है कि मैं इस घर से क्या लेके आई हूँ, इस घर में कुछ ऐसा है जिसे मैं बार बार छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे नहीं छोड़ा जाता, कि पता नहीं वो क्या है। तो वो इसमें था ये किसका कथन है, तो ये बड़ी लड़की का कथन है। और उसके बाद जो छोटी लड़की किन्नी है वो बहुत ही बदतमीज है और बहुत ही मतलब जैसे अपनी मम्मी पापा का भी वो बिल्कुल ही बात नहीं मानती रहती है। और वो बहुत ही कम उम्र में ही बहुत ज्यादा ही परिपक्व हो गई थी, जिसे उसे उतना परिपक्व नहीं होना चाहिए, वो उतना जल्दी ही बहुत कम उम्र में वो परिपक्व हो जाती है। और इसमें जो सबसे जो दिखाया गया है कि सबसे जो आलसी लड़का रहता है, यानी कि उस लड़का सावित्री, और महेंद्र नाथ का जो बेटा रहता है अशोक, वो बहुत ही आलसी रहता है। जैसे वो पढ़ाई लिखाई करके कहीं नौकरी पे नहीं जाता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, ना घर का कोई काम करना, फिर ना बाहर जाना, बस उसे दिखाया जाता है कि आया, खाना खाया, फिर जाके सो गया, बस उसका एक ही काम रहता है, सिर्फ सोना। यानी कि जो सबसे जो आलसी रहता है वो उस घर का लड़का ही रहता है। और इसमें दिखाया जाता है कि सावित्री कितनी बार अपनी बॉस को लेके आती है सिंघानिया को, कि अपने बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए, लेकिन जब वो सिंघानिया जब उस लड़का से मिलता है तो ये लड़का उससे हमेशा झगड़ा कर लेता था, अशोक से, जिससे वो उसका जो बॉस नाराज होकर चला जाता था। और ये बॉस नाराज होकर चला जाता था और सावित्री बाद में अपने लड़का पे गुस्सा हो जाती थी कि मैंने कितने मुश्किल से अपने बॉस को घर पे बुलाई थी तुम्हारी नौकरी के लिए, तुमने उसे गुस्सा होकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों कि यह जो नाटक है वह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक के अंत में जो होता है दोस्तों कि सावित्री को सब पुरुषों में अधूरापन नजर आता है। अंत में जुनेजा जो दोस्त रहता है महेंद्र नाथ का, वो देखता है कि कैसे दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट, मतलब हमेशा मारपीट ही होता रहता था। और वो जब दोनों मारपीट जब हो जाता था तो महेंद्र नाथ बाद में अपने दोस्त के घर चला जाता था, वहां जाके अपना मन का जो बात रहता है वो कहता था। तो अंत में जुनेजा आता है और सावित्री को बताता है, उसे एहसास दिलाता है कि तुम गलत हो, तुम क्या चाहती हो यह तुम्हें खुद नहीं पता, और तुम किसकी तलाश में हो यह भी तुम्हें नहीं पता। और बाद में सावित्री को लगता है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब में अधूरापन है, यानी कि सब आधे अधूरे हैं। दोस्तों मेन जो कथा वस्तु था यही था। मेरे पास कुछ पीडीएफ है, मैं उसे पढ़ के सुना देती हूँ जिससे कि आपका ये नाटक पूरा क्लियर हो जाए। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्यम परिवार की आंतरिक कला और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे की अपेक्षाओं को चिन्हित करता है। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। कई तरह की परिस्थितियां और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक पारिवारिक रूढ़िगत ढांचों में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर है। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ि व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ रहता है। दूसरी ओर महेंद्र नाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है और वह बार बार उसे दूर जाने की कोशिश करता है, परंतु उस पर इस बार का निर्भर है कि वह हर बार लौट आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्र नाथ सावित्री के शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला पति के परिचित प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन गया। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनौजा के यहाँ जाता है, जो कभी घर नहीं लौट आएगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालात में ही वापस लौट आता है। वह न सावित्री के साथ रह सकता है न ही अलग। कह सकते हैं कि दोनों को किसी एक दूसरे की साथी की तलाश है। दोनों अपने में अभी आधे हैं, अधूरे हैं, और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। यह निश्चित अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या अस्थायी तालमेल ही नहीं हो सकता।
स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर्विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहाँ साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी है। दोनों को इसी प्रकार की एक अधूरा सा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है। मध्यम वर्ग में जहां एक ओर स्वतंत्र प्रगतिशील मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, वहीं साथी पर निर्भरता और अस्थायी रिश्तों की चाह भी है। यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुक्त होने की छटपटाहट लिए हुए दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह पूरी नाटक आपको समझ में आ गई हुई। ऐसे भी जितना भी अगर आपको उपन्यास, कहानी या फिर नाटक दिया गया हुआ है यूजीसी में, तो हमें इसे पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उसकी पात्र को याद कर लेते हैं, उसके महत्वपूर्ण कथन को पढ़ लेते हैं, उसकी विषय यानी कि उसके विषय क्या है, वो नाटक किस पे है, इस पे हम अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा 80% क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। इसी प्रकार हम उपन्यास में भी उनके पात्र पढ़ लीजिए, उनके नाटक, उनके जो उपन्यासकार है उसको पढ़ लीजिए, और साथ ही जो किस विषय पे जो लिखा गया है वो उपन्यास अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमारे अधिकतर प्रश्न जो है वो बन जाएंगे, गलत नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये नाटक आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरा प्रयास ये अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।